सभी को राधे राधे, नमस्ते मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पे पूरे मन से और पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रख रहे होंगे। और एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी बात यही होती है कि पूरे एकाग्र मन से अपनी तैयारियों को रोज करता रहे और इधर उधर की चीज़ों में ना भटके, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और इसी टाइम में आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है ताकि एग्जाम में आप बैठें तो आप बिल्कुल अच्छे से पेपर को फोड़ के आए। और इसी तैयारी में आपके साथ आपका बड़ा भाई पंकज पटेल साथ में खड़ा है, एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर लेके जो पूरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट में धुआं धुआं करके रखता है और बच्चे इससे बहुत डरते हैं। मौत का तांडव वाला चैप्टर है, लेकिन हम लोग कुछ इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से, एकदम आसान तरीके से और बिल्कुल याद करवाते हुए आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ लेवल वाइज ले चलूंगा, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक कहीं पर कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। हर लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, जहां जहां पर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। और क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी चाहिए। तो शुरू करें मेरे भाई, बढ़िया से इंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे एकदम मस्त तरीके से। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में आए तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक ही ट्रायंगल आना चाहिए जिसका नाम है मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा मेरे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। और सभी आप जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल मेरे भाई कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है और नाम मैंने इसको दे दिया है ए बी सी। ठीक है मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और उसमें कुछ साइड होती है, 3 साइड है और उनका एक स्पेशल नाम होता है। तो वो नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे महाराज? हाइपोटेन्यूस। उसके नीचे वाली जो लाइन है जिस पर ट्रायंगल खड़ा है इसको हम लोग महाराज बेस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बेस बोलेंगे। और जो लाइन परपेंडिकुलर खड़ी हुई है इसको हम लोग बिल्कुल परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ इसको, परपेंडिकुलर। तो 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, सबसे जो लंबी वाली साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और जो एक साइड बगल में है बिल्कुल परपेंडिकुलर उसको हम परपेंडिकुलर के ही नाम से जानेंगे। जो नीचे लाइन है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और इसी ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम आपके लिए क्यों जरूरी बनता है? क्योंकि ये ऐसा थ्योरम है जो तीनों ही लाइन में, परपेंडिकुलर में, बेस में, हाइपोटेन्यूस में एक बहुत ही खतरनाक रिलेशन बनाता है जिसे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो इसकी बहुत मदद लगने वाली है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस जो होती है लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर करने पर मेरे भाई आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, फिर से बोलेंगे, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। अगर मैं हाइपोटेन्यूस को h से रिप्रेजेंट करूं तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड b स्क्वायर वेयर b स्टैंड्स फॉर बेस। तो ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, बात यहाँ पर ये फंसती है कि ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये भी 90 डिग्री एंगल बना रही है और दिस लाइन ए बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये फंसती है कि भाई इसे बेस क्यों बोलेंगे और इसे परपेंडिकुलर क्यों बोलेंगे। ये भाई फिक्स नहीं होता कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से एंगल के हिसाब से पूछा गया है। तो आपका जो एंगल इसमें बोला जाएगा, क्वेश्चन में जो एंगल दिया जाएगा उस एंगल से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा और कौन सा बेस की तरह। तो आपको मैं समझा देता हूँ एक बार कि परपेंडिकुलर और बेस हम लोग कैसे निकालते हैं।
बेसिक सी जानकारी हम लोग करेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करेंगे एंगल के हिसाब से। तो मैं अगर कह दूं इसी ट्रायंगल को फिर से बना के कुछ इस तरीके से, तो मैं कहूँगा ए बी और सी। आप ध्यान रखेंगे जब भी जिस एंगल की चर्चा होगी, मान लेते हैं एंगल सी की बात हो रही है, तो मैंने एंगल सी को मान लिया यहाँ पर कोई भी एंगल, और एंगल को हम लोग यहाँ पर थीटा मान के चलेंगे। सबसे ज्यादा डर बच्चों को थीटा से ही लगता है, तो थीटा कुछ नहीं भाई, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा के सामने वाली साइड, ये वाली साइड, इसको हमेशा हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर इस एंगल की बात होती तो परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, ये सामने वाला। अगर इस एंगल की बात हो रही तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सामने वाला। तो मैं ये कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं ये कहूंगा द साइड ऑपोजिट टू थीटा, the side opposite to theta is known as perpendicular। सिंपल सी बात है मेरे भाई, जो थीटा के सामने वाली साइड होगी, सामने वाली लाइन होगी, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे। वहीं पर जो थीटा से नीचे है, बोले तो एडजेसेंट है, अटैच्ड है, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं मेरे भाई, बेस बोलने वाले हैं। तो ये लाइन हमारी क्या बन के रह जाएगी, बेस बन के रह जाएगी। तो मैं बेस को अगर डिफाइन करूँ यहाँ से, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि द साइड एडजेसेंट टू थीटा। एडजेसेंट का मतलब मेरे भाई होता है बगल में, जो अटैच्ड है, थीटा के नीचे जस्ट है, इज नोन एज बेस। तो यही सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब आपको किसको परपेंडिकुलर लेना है, क्योंकि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाली वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए मुझे परपेंडिकुलर कौन सा उठाना है और बेस कौन सा उठाना है, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और थीटा की जो नीचे होती है, एडजेसेंट होती है, बगल में होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और हाइपोटेनस तो सबसे आसान है, सबसे सिंपल है। हाइपोटेनस तो भाई सबसे खतरनाक है, दोनों का बाप है। क्या बोलेंगे, द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, AC, द लॉन्गेस्ट साइड in a right angled triangle is called hypotenuse। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कॉपी और पेन के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उसको नोट करते रहेंगे, और अगर साथ में नोट्स बनाएंगे तो एकदम बढ़िया बात हो जाएगी। रिवीजन को छोड़ दीजिए, आपको चीज़ें आधी से ज़्यादा ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो आप मुझे खुद बताइएगा कि बेस कौन सी साइड हो जाएगी। तो आप कहेंगे गुरुजी बेस जो होती है वो थीटा के एडजेसेंट होती है, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो बेस का नाम मैं क्या लिखूंगा, BC लिखूंगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, विच साइड विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आपने बताया 10,000 साल पहले लगभग, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और थीटा के सामने कौन है, AB है, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बन जाएगा वो बन जाएगा AB। और हाइपोटेनस को पहचानना तो छोटा बच्चा भी जान जाएगा। हाइपोटेनस कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, जो सबसे लंबी साइड आपको दिख रही है, कौन सी दिख रही है, सामने वाली दिख रही है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसी साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने होती है, सबसे बड़ा एंगल ये है तो सबसे बड़ी साइड ये होगी, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा उसके सामने साइड। तो हमारी जो हाइपोटेनस हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, AC। तो सबसे जरूरी यही होता है पहले ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होता है, और मेरे भाई परपेंडिकुलर कौन सा होता है। तो ये बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आगे चैप्टर में बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में परपेंडिकुलर कैसे मान के आंसर लाते हैं, बेस कैसे निकालते हैं। अगर ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी तो आप एकदम आराम से क्वेश्चन को धुआं कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया पहले इसको एकदम आप छाप लीजिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं आपके डाउट को पर्सनली अप्रोच करके सॉल्व कर दूंगा। मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको एकदम
समझ में आ गई होंगी। जी भाई, तो बेसिक चीज़ें आपको एकदम क्लियर, दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग आ गए हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगर पिछले वाली चीज़ें आपको एकदम क्लियर हैं तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। वो तो मैंने जो बताया आपको बहुत बेसिक चीज़ें थी जो आपको एकदम क्लियर होना जरूरी था, ताकि चैप्टर में आगे आने वाली चीज़ों को आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो देखेंगे मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं दे आर नथिंग बट रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल नेम्स एंड वैल्यूज। तो हम लोग ये कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है ये जो साइड आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, इन्हीं का रेशियो होता है अलग अलग, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग 6 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से मेरे भाई? 6 तरीके से। सबसे पहला जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। मैंने देखो ध्यान से थीटा कौन सा माना है? सी वाला एंगल। तो इसके सामने कौन है? परपेंडिकुलर। इसके बिल्कुल बगल में कौन है? बेस है। और साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। अगर मैं इसको लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में मेरे भाई कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, अगला जो रेशियो है वो आपका है कॉस थीटा। सिंपल सा है। और कॉस थीटा थोड़ा सा अलग हो जाता है। कॉस थीटा का मतलब होता है मेरे भाई बेस का रेशियो दादाजी के साथ, जिसका नाम है हाइपोटेनस। ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? पी अपॉन एच, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कॉस थीटा का जो मान होने वाला है वो आपका होने वाला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो बी अपॉन एच। क्लियर है? दूसरा हो गया और तीसरे पे बढ़ेंगे। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है टेंजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टैन लिखते हैं। तो टैन थीटा की जो वैल्यू होती है मेरे भाई होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं इसको क्या लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में आप खुद बताएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? पी, और बेस का मतलब हो गया बी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा को हम लिखते हैं पी अपॉन एच, कॉस थीटा को लिखते हैं बी अपॉन एच, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे? पी अपॉन बी। ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं आपको इसको याद करवा दूं एक ट्रिक से तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा कि नहीं मजा आ जाएगा? तो हम यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे जो आपने सुनी भी होगी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस ट्रिक से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक ये है पाकिस्तान नल्ला के बारे में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान हमेशा क्या रहता है? भूखा प्यासा रहेगा, भिखारी ही रहता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, और अपना हिंदुस्तान कैसा मेरे भाई? हिंदुस्तान हरा भरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैंने कहा पाकिस्तान भूखा प्यासा। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस, एंड P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे H का मतलब क्या है मेरे भाई? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए? बीच में अपॉन लगा दीजिए, अपॉन लगा दीजिए, अपॉन लगा दीजिए। 3 वैल्यू तैयार हो गई। पहली वाली वैल्यू जो है आपकी वो है साइन थीटा। सेकेंड वाली वैल्यू जो है वो क्या है मेरे भाई? कॉस थीटा। और थर्ड वाली क्या बन गई? टैन थीटा, लाइन से। तो पाकिस्तान नल्ले ने कुछ अच्छा जीवन में काम कर दिया, आपको क्या याद करवा दिया? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। बोले तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मजेदार है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू इस तरीके से आप एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। अगले 3 बहुत आसान है। अगले 3 बहुत आसान है। बस अगर ये याद हो गए तो अगले 3 आपको एकदम आसान तरीके से याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? साइन थीटा की जस्ट अपोजिट जो रेशियो होता है, साइन थीटा के जस्ट अपोजिट जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, 3 हो गए तो आ गया चौथा नंबर कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा मैंने अगर कहा कि साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एच अपॉन पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
तो कॉस थीटा का उल्टा एक और रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई सेक थीटा। और सेक थीटा मैंने कहा कॉस थीटा का उल्टा है, तो कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आपने कहा गुरुजी ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में महाराज बेस, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा एच अपॉन बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लास्ट वैल्यू आपके 6 नंबर वाली आती है मेरे भाई tan का उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा tan का उल्टा हो जाएगी, तो tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगी, बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बोले तो बी अपॉन पी, समझ गए। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो ये है आपके 6 इंपॉर्टेंट रेशियो जो आपको पहले तो याद होने चाहिए, तभी आगे चैप्टर में आप दिए गए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रिक के माध्यम से तीनों याद हो गए होंगे। पाकिस्तान अल्लाह भूखा प्यासा रहेगा और अपना हिंदुस्तान क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसको आप छाप देंगे नोट्स में एकदम बढ़िया तरीके से। इतना रिवीजन आपको करके आना है, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है एकदम बेहतरीन तरीके से। और अगले लेक्चर में जो हम क्लास करने वाले हैं, मैं ये बताऊंगा आपको कि इनमें और इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें और इनमें क्या रिलेशन होता है। तो मतलब मैं ये बताने वाला हूँ आपको ये तीनों या फिर 6 रेशो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, तो कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ भरोसा रखेंगे, उसी लेवल वाइज पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें एक साथ नहीं याद कर सकते, हर चीज़ को याद करने का एक लेवल होता है। तो लेवल के हिसाब से चलेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने सोचा कि मैं एक साथ सब खा जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल होता है। चीज़ें आराम से स्टेप वाइज ही पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, और अगर ये आप रिवीजन कर लेते हैं तो अगली क्लास में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।